नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएससी हब। तो अब तक हमने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज है लेक्चर नंबर 6। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम शब्दों के बारे में बताएंगे। यानी कि जो शब्द हैं तत्सम तद्भव शब्द, देशज विदेशज शब्द। यानी कि यहाँ पे जो तत्सम तद्भव जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड सारे प्रश्न, यानी कि उनका रिविजन करेंगे इस बुक का। और यहाँ पे एक टॉपिक और ले सकते हैं जिसका नाम है विशेषण और अवयव। यदि टाइम बचता है तो इसमें एक्स्ट्रा एक अध्याय कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि शब्द कितने टाइप के हैं और कैसे कैसे प्रकार से शब्द हैं। यानी कि आपको दोबारा से ब्रीफ में समझाता हूँ। जैसे शब्द के टाइप हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के हैं, जबकि रचना के आधार पर 3 प्रकार के हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। शब्द किसे कहते हैं? 2 या 2 वर्णों के योग से जो सार्थक मेल होता है उसे ही शब्द कहते हैं। जबकि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं? रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। ये 3 टाइप के शब्द हैं। जबकि अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के, सार्थक और निरर्थक। इन सभी के टाइप को आपको याद कर लेना है। बस 4 ही टाइप हैं। जैसे विकार के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं, यानी कि शब्द के 2 प्रकार हैं, विकारी और अविकारी शब्द। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तत्सम और तद्भव शब्दों को। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत के शब्द होते हैं यथावत हिंदी में ग्रहण कर लिए गए, यानी कि संस्कृत शब्दों को यथावत हिंदी में प्रयोग किया गया है। जबकि तद्भव शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के वे शब्द जिनका रूप परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है। अब देखो, मैं तत्सम शब्द बताता हूँ आपको। उच्च, एकत्र, अग्नि, इन शब्दों को जो के तो हिंदी में प्रयोग किया गया है वो है तत्सम शब्द। जबकि तद्भव का शब्द क्या है? जैसे अग्नि का प्रयोग किसमें? अग्नि को बदलकर आग कर लिया, एकत्र को बदलकर क्या कर लिया? इकट्ठा कर लिया, और उच्च को बदलकर क्या कर लिया? ऊंचा कर लिया। तो ये क्या है? तद्भव शब्द। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में ये पूछा जाता है कि तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर बताइए। देखिए, ये इनकी पहचान है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस किस टाइप से तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर कर सकते हैं। जगह जिन शब्दों में क्षय का प्रयोग हो, यानी क्षत्रिय वाला क्षय का प्रयोग हो, वो तत्सम शब्द होंगे, यानी संस्कृत के शब्द होंगे। तत्सम को ऐसे समझना, सीधा सीधा संस्कृत के शब्द। और उनको जब तद्भव बनाते हैं तो उनमें क्षय या क्षय, यानी छाता वाला क्षय और खरगोश वाला क्षय में वे बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पे पक्षी है, पक्षी क्या बदल जाता है? पंछी में। भिक्षा किस में बदल जाती है? भीख में। ये जो भीख है हिंदी वाला है, जबकि भिक्षा है संस्कृत वाला, यानी तत्सम है। यहाँ पे लक्ष्मण लखन में बदल जाता है, इस टाइप से। और जो यहाँ पे श्रवण वाला स है वो सामान्य स में बदल जाता है। जैसे श्रावण सावन में बदल जाता है, श्रृंगार सिंगार में। ये जो सिंगार है हिंदी वाला है, जबकि ये श्रृंगार है संस्कृत वाला, यानी कि ये तत्सम है, ये तद्भव है। यहाँ पे देख सकते हो कि जो गुंडी वाला स है वो सामान्य स में बदल जाता है। जैसे शिक्षा बदल जाता है सीख में, शुक्र बदल जाता है सुअर में, ऐसे करके। जो ये षटकोण वाला स है जिसमें एक घात लगा होता है, पै के बीच में जो डंडा लगाता है वो स वाला, वो उसका प्रयोग तत्सम में किया जाता है। जैसे पुष्कर, वाष्प, पृष्ठ, विष्टा, पोष, ये सभी किस में है? तत्सम शब्दों में। और लास्ट पॉइंट है कि तत्सम शब्द में वर्ण होता है, जबकि तद्भव बै में बदल जाता है। तत्सम में क्या होता है? वानर, जबकि बंदर बदल जाता है तद्भव में, यानी हिंदी रूप है। तो एग्जामिनर क्या दे के पूछता है कि एग्जामिनर आपको तद्भव शब्द देगा, अंगूठा, और 4 ऑप्शन दे देगा। बताइए अंगूठे का सही रूप क्या है? तो आपको वहां पे चूज करना है अंगुष्ठ, यानी उसका तत्सम रूप बताना है। यह कभी कभार दे देता है तत्सम शब्द अग्रणी, जैसे अग्रणी दे दिया और 4 ऑप्शन दे दिए, तो आपको क्या बताना है? अग्रणी का क्या होगा? अगुआ। तो आपको इनका विपरीत, यानी तत्सम में क्या होगा और तद्भव में क्या होगा, याद रखना है। तो यहाँ पे एक एक करके इनको कंप्लीट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे बोलूंगा तद्भव शब्द क्या है? हिंदी के शब्द, और तत्सम क्या है? संस्कृत के शब्द। तो यहाँ पे
अक्षर या आखर, वो क्या हो जाता है? अक्षर। अमोल, अमोल का संस्कृत रूप अमूल्य। अटारी, अटारी का संस्कृत रूप अट्टालिका। अकाज का संस्कृत रूप अकार्य। अंगरखा का संस्कृत रूप अंगरक्षक। संस्कृत मतलब तत्सम रूप, ध्यान रखिए इस बात का। तो संस्कृत बोलने में थोड़ा आसानी होता है और आपको याद करने में भी आसानी होगा, इसलिए मैं संस्कृत रूप का प्रयोग कर रहा हूँ। संस्कृत रूप मतलब तत्सम रूप। अंगीठी, अंगीठी का संस्कृत रूप अंगिष्ठिका। नेक्स्ट है अखरोट, अखरोट का संस्कृत रूप क्या होगा? अक्षोट। अदरक, अदरक का संस्कृत रूप क्या होगा? आद्रक। अमावस का संस्कृत रूप अमावस्या। अंधेरा, अंधेरा का संस्कृत रूप अंधकार। अखाड़ा, अखाड़ा का संस्कृत रूप अक्षवाट। अचरज, अचरज का संस्कृत रूप आश्चर्य। अपाहिज, अपाहिज का तत्सम रूप अपाद हस्त। नेक्स्ट है यहाँ पे अकेला, अकेला का तत्सम रूप एकल। अगम, अगम का तत्सम रूप अगम्य यानी संस्कृत रूप। आग, आग का संस्कृत रूप अग्नि। आज, आज का संस्कृत रूप अध। आंख, आंख का संस्कृत रूप अक्षी। आस, आस का संस्कृत रूप आशा। आम, आम का संस्कृत रूप आम्र। आंत, आंत का संस्कृत रूप आत्र। आंसू, आंसू का संस्कृत रूप अश्रु। इलायची, इलायची का संस्कृत रूप एला। इकट्ठा, इकट्ठा का संस्कृत रूप एकत्र। ईक, ईक का संस्कृत रूप इक्षु। ईंट, ईंट का संस्कृत रूप इष्टिका। उसास का संस्कृत रूप उच्छ्वास। उजला, उजला का संस्कृत रूप उज्ज्वल। उल्लू, उल्लू का संस्कृत रूप उलूक। नेक्स्ट है ऊंचा, ऊंचा का संस्कृत रूप उच्च। ऊंट, ऊंट का संस्कृत रूप उष्ट। ओखली, ओखली का संस्कृत रूप उलूखल। ओठ, ओठ का संस्कृत रूप ओष्ट। किसान, किसान का संस्कृत रूप कृषक। कुत्ता, कुत्ता का संस्कृत रूप कुक्कुर। कंधा, कंधा का संस्कृत रूप स्कंद। केला, केला का संस्कृत रूप कदली। नेक्स्ट है किवाड़, किवाड़ का संस्कृत रूप कपाट। कपूर, कपूर का संस्कृत रूप कर्पूर। कछुआ, कछुआ का संस्कृत रूप कच्छप। कबूतर, कबूतर का संस्कृत रूप कपोता। काज या कारज, कारज का संस्कृत रूप कार्य। कोयल, कोयल का संस्कृत रूप कोकिल। कुम्हार, कुम्हार का संस्कृत रूप कुंभकार। कुआ, कुआ का संस्कृत रूप कूप। कंघी, कंघी का संस्कृत रूप कंकित, सॉरी कंकति। कंघी का संस्कृत रूप कंगति। कोख, कोख का संस्कृत रूप कुक्षी। कठैल, कठैल का संस्कृत रूप कटफल। कान, कान का संस्कृत रूप कर्ण। कपड़ा, कपड़ा का संस्कृत रूप करपट। कूची, कूची का संस्कृत रूप कुर्चिका। केवट, केवट का संस्कृत रूप केवर्त। कोवा, कोवा का संस्कृत रूप काक। यहाँ पे नेक्स्ट है कीड़ा, कीड़ा का संस्कृत रूप कीट। खजूर, खजूर का संस्कृत रूप खरजूर। खीर, खीर का संस्कृत रूप क्षीर। खेत, खेत का संस्कृत रूप क्षेत्र। खाट, खाट का संस्कृत रूप खटुआ। गाहक, गाहक का संस्कृत रूप ग्राहक। गर्दन, गर्दन का संस्कृत रूप गिरवा। गधा या गधा, गधा का संस्कृत रूप गर्धव। नेक्स्ट है गवैया, गवैया का संस्कृत रूप गायक। गांव, गांव का संस्कृत रूप ग्राम। गेहूं का संस्कृत रूप गोधूम। गेंद का संस्कृत रूप कंदूक। गोत, गोत का संस्कृत रूप गोत्र। घी, घी का संस्कृत रूप घृत। घर, घर का संस्कृत रूप ग्रह। घोड़ा, घोड़ा का संस्कृत रूप घोटक। घाम, घाम का संस्कृत रूप गर्मी। नेक्स्ट है चकवा, चकवा का संस्कृत रूप चक्रवाक। चमड़ा, चमड़ा का संस्कृत रूप चरम। चांदनी, चांदनी का संस्कृत रूप चंद्रिका। चूमना, चूमना का संस्कृत रूप चुंबन। जुआ, जुआ का संस्कृत रूप धूत। जीभ, जीभ का संस्कृत रूप जिह्वा। जेठ, जेठ का संस्कृत रूप ज्येष्ठ। टकसाल, टकसाल का संस्कृत रूप टंकशाला। नेक्स्ट है तीखा, तीखा का संस्कृत रूप तीक्ष्ण। तेल, तेल का संस्कृत रूप क्या होगा? तेल। जो संस्कृत रूप होगा उसमें डबल मात्रा आएगी। थाली, थाली का संस्कृत रूप स्थाली। दूध, दूध का संस्कृत रूप दुग्ध। दही, दही का संस्कृत रूप दधी। दांत, दांत का संस्कृत रूप दंत। दिया, दिया का संस्कृत रूप दीपक। दर्शन, दर्शन का संस्कृत रूप दर्शन। यहाँ पे जो दर्शन है वहां पे आप देख सकते हो दर्शन है, जबकि ये संस्कृत वाला दर्शन में क्या है? गुंडीदार स है और आधा ऊपर र है। धुआं, धुआं का संस्कृत रूप धूम्र। धीरज, धीरज का संस्कृत रूप धैर्य। नखत, नखत का संस्कृत रूप नक्षत्र। नीम, नीम का संस्कृत रूप निम्ब। नारियल, नारियल का संस्कृत रूप नारिकेल। नींद का संस्कृत रूप निद्रा। पूत का संस्कृत रूप पुत्र। नेक्स्ट है पलंग, पलंग का संस्कृत रूप पर्यक।
पंछी, पंछी का संस्कृत रूप पक्षी। पत्थर का संस्कृत रूप प्रस्तर। पत्ता का संस्कृत रूप पत्र। पछतावा का संस्कृत रूप पश्चाताप। पैदल का संस्कृत रूप पदाति। पाहन का संस्कृत रूप पाषाण। पूर्व का संस्कृत रूप पूरव। ये पूरब है और ये है पूरव। बहू का संस्कृत रूप वधू। नेक्स्ट है बिच्छू, बिच्छू का संस्कृत रूप वरिश्चक। ब्याह, ब्याह का संस्कृत रूप विवाह है। बंदर, बंदर का संस्कृत रूप वानर। भीख, भीख का संस्कृत रूप भिक्षा। भीतर, भीतर का संस्कृत रूप अभ्यंतर। माथा, माथा का संस्कृत रूप मस्तक। मक्खी का संस्कृत रूप मक्षिका। मुह, मुह का संस्कृत रूप मुख। मछली, मछली का संस्कृत रूप क्या है मत्स्य। नेक्स्ट है मोर, मोर का संस्कृत रूप मयूर। मिट्टी, मिट्टी का संस्कृत रूप मृत्तिका। मीत, मीत का संस्कृत रूप मित्र। मेंढक, मेंढक का संस्कृत रूप मंडूक। मोती, मोती का संस्कृत रूप मौक्तिक। मोर, मोर का संस्कृत रूप मुकुट। मानुष, मानुष का संस्कृत रूप मनुष्य। मूछ, मूछ का संस्कृत रूप शमश्रु। मकड़ी, मकड़ी का संस्कृत रूप मरकटी। नेक्स्ट है रात, रात का संस्कृत रूप रात्रि। फिर से बता रहा हूं, संस्कृत रूप मतलब तत्सम रूप। लंगोट, लंगोट का संस्कृत रूप लिंग पट्ट। लहू या खून का संस्कृत रूप रक्त। ससुर, ससुर का संस्कृत रूप सौसुर। सिंगार, सिंगार का संस्कृत रूप श्रृंगार। सोना, सोना, सोना का संस्कृत रूप श्रवण। सुई, सुई का संस्कृत रूप सूचिका या सूची। सपना, सपना का संस्कृत रूप सोपन। सांप, सांप का संस्कृत रूप सर्प। नेक्स्ट है सुनार, सुनार का संस्कृत रूप श्रवणकार। साड़ी, साड़ी का संस्कृत रूप साटिका। सावन, सावन का संस्कृत रूप श्रावण। सीख, सीख का संस्कृत रूप शिक्षा। नेक्स्ट है सुअर, सुअर का संस्कृत रूप शुक्र। सूखा, सूखा का संस्कृत रूप शुष्क। सूरज, सूरज का संस्कृत रूप सूर्य। सफेद, सफेद का संस्कृत रूप श्वेत। सींग, सींग का संस्कृत रूप श्रृंग। हाथ, हाथ का संस्कृत रूप हस्त। हिरण, हिरण का संस्कृत रूप हरिण। होली, होलिका का संस्कृत रूप होलिका। हल्दी, हल्दी का संस्कृत रूप हरिद्रा। यहाँ पे ये जो तत्सम और तद्भव शब्द हैं बुक में इतने दे रखे हैं, इन सभी का मैंने रिवीजन करा दिया है। यदि आप फ्रेशर हो तो एक बार और इसको देख सकते हो। अब है देशज और विदेशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनकी उत्पत्ति मूल पता न हो परंतु वे प्राय प्रचलित में हो, देशज शब्द कहलाते हैं। ये शब्द सामान्य क्षेत्र भाषाएं में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे प्रयोग होता है शब्द लोटा, डोंगा, कटोरा, खिड़की, जूता, खिचड़ी, पगड़ी आदि। ये सभी क्या हैं? देशज। यानी कि जो अपने सामान्य बोलचाल के शब्द हैं, देसी भाषा में कुछ शब्द बोल देते हैं, वो देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्द क्या हैं? जो विदेशी भाषा से आए हैं, जैसे कि अंग्रेज लेकर आए हैं, मुगल लेकर आए हैं और पारसी से शब्द आए हैं, वो क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द। विदेशी भाषा से हिंदी में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं, जिसमें अंग्रेजी, अरबी, फारसी, चीनी, जापानी और पुर्तगाली शामिल हैं। अरबी शब्द कौन कौन से हैं इनका थोड़ा ध्यान रखेगा। क्वेश्चन तो आता है पर बहुत कम आता है। आपके शब्द आता है कि निम्न में से अरबी शब्द है। देखिए पहचानना आपको। अमीर अरबी शब्द बता रहा हूँ। अमीर, औलाद, मुहावरा, मुहावरा एक अरबी शब्द है, मैंने उस क्लास में भी बताया था। वकील, आदमी, मौसम, इज्जत, कुर्सी, नशा, गरीब, किताब, इनाम, आदत, हिम्मत, मुकदमा, अक्ल, उम्र, दौलत। ये सभी क्या हैं? अरबी शब्द हैं। भाई इनको रट लो एक बार, दो बार, 5 बार पढ़ के, क्योंकि ये शब्द बहुत कम हैं। यानी कुछ ही शब्द हैं जो आप यहाँ पे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आप रट सकते हो। नेक्स्ट है अंग्रेजी शब्द। अंग्रेजी शब्द क्या है? पार्टी, प्लेट, पेट्रोल, मीटिंग, एजेंसी, ड्राइवर, मोटर, पेंसिल, टीचर, नर्स, कॉलेज, गिलास, कोर्ट, टिकट, रेल, क्लास, डॉक्टर, फिल्म, टायर, स्कूल, पेपर, कार, केक आदि। इंग्लिश के शब्दों में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी क्योंकि आप इन्हें आसानी से याद कर सकते हो, क्योंकि ये आपके बोलचाल में रहते हैं। जबकि फारसी शब्द आपको यहाँ पे याद करने हैं। फारसी शब्द क्या है? गुलाम, बीमार, खामोश, हमेशा, होशियार, तनख्वाह, दर्जी, खजाना, खर्च, गिरोह है, आसमान, गवाह है, गिरफ्तार, चश्मा, अखबार। अखबार का ध्यान रखना फारसी शब्द है। खुद, शादी, दिल, ये सभी क्या हैं? फारसी शब्द हैं।
अब आपको बताते हैं पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली शब्द में क्या क्या आते हैं? अलमारी, गमला, अचार, आलपिन, बाल्टी, गोभी, कमीज, काजू, आलू, मेज, पिस्तौल, गोदाम, तौलिया, पपीता, चाबी, फीता, ये सभी क्या हैं? पुर्तगाली शब्द हैं। जबकि फ्रेंच शब्द हैं वो थोड़े कम हैं और जापानी शब्द भी कम हैं। तो फ्रेंच शब्दों को देखते हैं। कूपन, कारतूस, सूप, मेयर, मीनू, ये सभी क्या हैं? फ्रेंच शब्द हैं। जापानी शब्द क्या है? जापानी शब्द है रिक्शा, सायोनारा, सुनामी, ये सभी जापानी शब्द हैं। अब जो दूसरे टाइप से बताए गए थे वो शब्द उनको भी यहाँ पे देख सकते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़ शब्द, उनको किस प्रकार से जानते हैं या उनकी परिभाषाएं क्या हैं तो देखते हैं। वे शब्द, रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय न हो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे रोटी, स्त्री, गाय, दूध, फल, पेड़, ये सभी मूल शब्द हैं, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं, यानी मूल शब्द ही रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं। यौगिक शब्दों में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय हो सकते हैं। जैसे प्रतिदिन, विद्यालय, दूध वाला, सुपुत्र, इनके टुकड़े किए जा सकते हैं। विद्यालय का विद्याधन आलय, दूध वाला में दूध और वाला अलग अलग हो गए, तो यानी इनका समास टुकड़ा किया गया। प्रतिदिन में प्रतिधन इन यहाँ पे किया जा सकता है। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द में क्या होते हैं? वे शब्द जो किसी अन्य अर्थ की ओर इशारा करते हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी बहुवीर्य समास के जितने भी शब्द हैं वो सभी योग रूढ़ होंगे, यानी कि योग रूढ़ शब्दों के टुकड़े नहीं करने। जैसे त्रिनेत्र, यानी जिसके हों तीन नेत्र। कौन है तीन नेत्र वाला? भगवान ब्रह्मा तीन नेत्र, भगवान शंकर त्रिनेत्र वाले हैं। लंबोदर, जिसका है लंबा उदर, यानी भगवान गणेश को लंबोदर बोला गया है। गिरिधर, गिरिधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भगवान श्री कृष्ण के लिए। गजानन भगवान गणेश के लिए प्रयुक्त हुआ है। सार्थक शब्द किसे कहते हैं और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? तो यहाँ पे आप देखिए, जिन शब्दों का कोई ना कोई निश्चित अर्थ हो सार्थक शब्द, जबकि जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं हो निरर्थक शब्द। सार्थक शब्दों में क्या आएंगे? चाय, रोटी, पानी, लस्सी, इनका अर्थ है भाई चाय मतलब एक चाय। और निरर्थक शब्द में वाय, वोटी, वानी, वस्सी, यानी चाय, वाय, रोटी, वोटी, मतलब वो बोलते हैं ना पीछे वाला शब्द ऐसे, तो उनका कोई अर्थ नहीं होता है, वो निरर्थक शब्द। संकर शब्द क्या होते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हो कि संकर शब्दों की पढ़ लेते हैं। हिंदी में ऐसे शब्द जो दो या दो से अलग अलग भाषा, यानी दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनते हैं, वो संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी है, जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्द से मिला है। रेल अंग्रेजी का शब्द है जबकि गाड़ी हिंदी का शब्द है, इन दोनों को जोड़ने पर रेल गाड़ी बना है। टिकट अंग्रेजी का शब्द और घर हिंदी का, इन दोनों को मिलाकर टिकट घर बना है। बस अड्डा, बस अंग्रेजी का, अड्डा देश शब्द है, तो यहाँ पे बस अड्डा मिलाकर संकर शब्द बना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एसएससी जीडी के विगत परीक्षा, एसएससी जीडी के पिछले जितने भी परीक्षाएं हो चुकी हैं उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन तो क्या करवाएंगे? मैंने पिछले भी कक्षा में बताया है कि इनका सॉल्यूशन हम एक वीडियो में बना के दे देंगे, जिनमें सभी टॉपिकों को जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन सभी का कंपाइलेशन करके आपको दे देंगे। आज के इस लेक्चर में जो दूसरा टॉपिक है उसका हम रिवीजन करवाएंगे। वो कौन सा है? वो है विशेषण और अवयव, इसका हम रिवीजन करवाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विशेषण और अवयव को, इसका रिवीजन करवाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो विशेषण की डेफिनेशन, कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। किसे विशेषण कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? विशेषण। तथा विशेष्य किसे कहते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताए उसे कहते हैं विशेष्य। अर्थात शब्दों में विशेषण ऐसा विकारी शब्द है जो हमेशा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है, विशेषण से संज्ञा का गुण अथवा विशेषता प्रकट होती है। इसके लिए जातिवाचक संज्ञा की व्यापकता सीमित हो जाती है। आप यहाँ पे उदाहरण के द्वारा भी देख सकते हो। जैसे यहाँ उदाहरण दे रखा है, कुत्ता, संज्ञा से कुत्ता जाति के सभी प्राणियों का बोध होता है, पर काला कुत्ता बोल दिया तो उसके कहने से क्या हो जाता है? काले कुत्ते का बोध होता है, सभी तरह के कुत्तों का नहीं।
तो यहाँ काला क्या है, विशेषण, और कुत्ता क्या है, संज्ञा। तो यहाँ पे जो संज्ञा की है उसकी मर्यादा सीमित हो गई है। तो विशेषण के आप यहाँ पे भेद देख सकते हो। विशेषण के टोटल 4 भेद हैं: सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। परिणाम नहीं, परिमाण। दोबारा से बताता हूं: सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। तो एक एक करके इनके डेफिनेशंस को करते हैं कंप्लीट। तो सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? निजवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे मैं और तू के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पूर्व में आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। आपको उदाहरण से और अच्छा समझ में आएगा। जैसे आप यहाँ देखिए, यह आदमी अच्छा नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि उपयुक्त उदाहरणों में आदमी और नौकर संज्ञाओं के पहले यह और वह सर्वनाम आए हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण है। दोबारा से ध्यान रखें, दोबारा से एक बार और समझा देता हूं कि निजवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें मैं और तू का प्रयोग होता है, उनको छोड़कर जितने भी सर्वनाम बच गए हैं उनके आगे जो भी प्रयुक्त होता है वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे यह आदमी, वह नौकर, तो यहाँ पे क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण जिन विशेषणों से संज्ञा के गुण, रूप, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध हो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे विशेषण यहाँ पे उदाहरण देख सकते हो, विशेषण में इनकी संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। कुछ मुख्य रूप से ये हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हो स्थान बोधक विशेषण, शहरी, ग्रामीण, भारतीय, रूसी, क्षेत्रीय, बिहारी, पंजाबी, ये क्या है, विशेषण है। जैसे रंगबोध विशेषण क्या है, काला, लाल, नीला, बैंगना, हरी, पीला, सुनहरा, ये सभी यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है, यानी कि यहाँ पे गुण बता रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि गुणवाचक विशेषण में कि कालबोधक, कालबोधक मतलब उसका समय बता रहा है, पुराना, नया, ताजा, मौसमी, नवीन, पिछला, प्राचीन, अगला, यानी कि ये कालवाचक बोधक है, यानी उसके गुणवाचक विशेषण के टाइप हैं कि इस टाइप से आ सकता है। जैसे गुणबोधक बुरा, भला, दयालु, निर्दयी, झूठा, सच्चा, दुष्ट, पापी, सीधा, शांत, ये भी क्या है, गुणवाचक विशेषण के उदाहरण। जबकि आकार बोधक यानी सुडौल, चौड़ा, समान, गोल, तिरछा, नुकीला, लंबा, ये सभी क्या हैं, आकार बोधक हैं। दशा या अवस्था बोधक, इनमें क्या आते हैं, गरीब, उद्यमी, दुबला, पतला, पिघला, गीला, रोगी, युवा, वृद्ध, स्वस्थ, ये सभी क्या हैं, गुणवाचक विशेषण है। जबकि विचार दृष्टि भी यहाँ पे आती है। विचार दृष्टि में क्या है, गुणवाचक विशेषणों में सा यानी सादृश्यता पद जोड़कर गुणों को कम या सीमित किया जा सकता है। जैसे छोटा सा, बड़ी सी, पीला सा, तो यानी उसको सीमित कर दिया गया है। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिसमें सीधा सीधा संख्या का बोध हो, 2, 4, 3 गुना, 5 गुना, 8 गुना, ऐसे करके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो संज्ञा या सर्वनाम में संख्या प्रदर्शित हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 दिन, 4 कुत्ते, 10 गुने लोग, पंचम वर्ण। तो संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद है, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित क्या होते हैं, जैसे बता दिए कि कितने पेन है, 1 पेन है, 2 पेन है, 3 पेन है। जबकि अनिश्चित क्या है, अनिश्चित में हम गिन नहीं सकते, उनको अनिश्चित कहते हैं। जैसे असंख्य तारे, यानी कोई भी संख्या नहीं है उनकी, तो वो अनिश्चित है। तो निश्चित का आप यहाँ पे देखें, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इस विशेषण में किसी व्यक्ति वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे 2 लड़के, 4 लोग, 20 रुपए। तो जिनमें निश्चयवाचक के भी थोड़े बहुत यहाँ पे टाइप दे रखे हैं, आप बस एक बार आंखों के आगे से इनको देख लेना। जैसे क्रमबोधक, पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्रमबोधक है। आवर्ती बोधक 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। समुदाय बोधक 3, 4, 5। प्रत्येक बोधक 1, 1, 2, 2, हर एक, यानी ये प्रत्येक के बारे में बता रहे हैं। जबकि यहाँ पे देखिए गणना बोधक, गणना बोधक में क्या है, पूर्ण बोधक 1, 2, 9, 1000 आदि। जबकि अपूर्ण बोधक में पाव, आधा, पौना, सवा, डेढ़, ये सभी हैं। जबकि अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण में क्या है, उसमें संख्या निश्चित नहीं होती है। कई आदमी, कोई आया है, थोड़े बच्चे, सैकड़ों छात्र। और लास्ट विशेषण है परिणामवाचक विशेषण। तो यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हो, किसी पदार्थ या वस्तु की मात्रा, परिणाम, नापतोल का बोध कराना परिणामवाचक कहलाता है। यानी सारा दूध, थोड़ा घी, अटारी भर चीनी, ऐसे करके इनका उदाहरण है।
परिणामवाचक विशेषण भी दो प्रकार के हैं, निश्चित और अनिश्चित परिणाम। यानी कि निश्चित में कितना है, मात्रा हो, और अनिश्चित में मात्रा न हो। तो निश्चित देखते हैं, निश्चित परिणामवाचक विशेषण किसी वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के शब्दों में निश्चित मात्रा, परिणाम, नाप तोल का बोध कराए, उसे निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 किलो अनाज, 4 मीटर कपड़ा, 4 किलो आलू, ये क्या है, निश्चित। और अनिश्चित क्या है, यहाँ पे देखिए वही है, थोड़ा अनाज, कुछ फल, थोड़े नमकीन, बहुत दूध। तो ये यहाँ पे जो विशेषण है वो कंप्लीट होता है। अब हम इसमें ही टॉपिक में क्या करेंगे, अवयव का रिवीजन करेंगे। अवयव क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिन शब्दों से लिंग, वचन, कारक, काल से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है तथा शब्द रूप सदैव एक से बने रहते हैं, उन्हें अवयव या अविकारी शब्द कहते हैं। चूंकि इनका व्यय नहीं होता है अतः ये अवयव है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि सलमान धीरे चलता है, तो यहाँ धीरे क्या है, धीरे ना तो कोई संज्ञा है ना सर्वनाम है, तो ये अवयव शब्द है। यहाँ पे जो धीरे है वो सभी अवस्थाओं में समान रहेगा, तो वो क्या है, अवयव है। अवयव के कितने भेद हैं, अवयव के 4 भेद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अवयव। क्रिया विशेषण अवयव, संबंध बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव और विस्मयादि बोधक अवयव। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्रिया विशेषण अवयव किसे कहते हैं, ये आपको उदाहरणों द्वारा समझाया गया है, हम उसको रिवीजन करते हैं। जैसे जो अवयव क्रिया की विशेषता प्रकट करे या प्रदर्शित करे उसे ही क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे जितेंद्र तेज दौड़ता है, तेज क्या है, अवयव है। तो यहाँ पे दौड़ना क्या हुआ, ये क्रिया हुई, और तेज हुआ अवयव। तो यहाँ दौड़ना और टहलना विशेषता बताता है। राज अभी टहलता है, अभी क्या है, क्रिया, क्रिया की क्या बता रहा है, विशेषता, यानी कि क्रिया विशेषण अवयव है। और देखिए जैसे शिव कुमार बहुत धीरे चलता है, चलना क्या है, क्रिया, और बहुत क्या है, क्रिया विशेषण, और धीरे क्या है, यहाँ पे धीरे को भी विशेषता प्रकट कर रहा है। तो यहाँ पे समझा रखा है कि इस उदाहरण में बहुत क्रिया विशेषण है, और वहीं यह दूसरा क्रिया विशेषण धीरे भी विशेषता प्रकट कर रहा है, बहुत धीरे। तो यहाँ पे इंग्लिश में देखते हैं कि इंग्लिश में इनको एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप धीरे को विशेषण और बहुत को यहाँ पे क्रिया विशेषण बोल सकते हो। तो आप यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे थोड़ा गलत दे रखा है, यहाँ पे धीरा जो धीरे है वो विशेषण होगा, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखें, और बहुत होगा क्रिया विशेषण, क्योंकि 2 अवयव एक साथ यहाँ पे नहीं है। क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के भी भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण मुख्य 4 भेद हैं। जैसे स्थितिवाचक क्रिया विशेषण, जिससे आप स्थिति का समझ गए, जिसमें स्थान और दिशा सूचक का प्रयोग यानी सूचना मिलती है, उसे स्थितिवाचक कहते हैं। जैसे इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ये सभी क्या है, स्थितिवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है कालवाचक क्रिया विशेषण, जिस विशेषण में काल या समय की सूचना मिले उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, परसों, अब, कब, ये कालवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है परिणामवाचक क्रिया विशेषण, वे अवयव जिनसे परिणाम या नाप तोल का बोध हो उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत, खूब, अत्यंत, अति, ये क्या है, अधिकतावाचक बोधक। और न्यूनतावाचक क्या है, कम, थोड़ा, जरा, किंचित। और पर्याप्त बोधक क्या है, बस, काफी, ठीक है, यथेष्ट। तुलना बोधक क्या है, कम, अधिक, इतना, उतना। श्रेणी बोधक क्या है, थोड़ा, तिल तिल, बारी बारी, ये श्रेणी है। नेक्स्ट क्रियावाचक विशेषण क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि वे अवयव जो क्रिया के होने का प्रकार दर्शाते हैं उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे एकाएक, अचानक, जरूर, आकस्मिक, धीरे धीरे, ये सभी क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट अवयव है संबंध बोधक, जो अवयव संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से प्रदर्शित करता है संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, के बाद, के बिना, के साथ, के सामने, के भीतर। तो यहाँ पे ये क्या है, संबंध बोधक अवयव के उदाहरण। यहाँ पे एक उदाहरण करके दे रखा है, ज्ञान के बिना किसी का काम नहीं चलता, दिन भर घूमना अच्छा नहीं होता,
तो यहाँ पे नीचे दे रखा है कि उपयुक्त उदाहरणों में के बिना क्या है और भर क्या है, अवयव है, संबंध बोधक अवयव है। इन वाक्यों में के बिना और ज्ञान संज्ञा का संबंध चलता क्रिया से जोड़ता है, जबकि इस और दूसरा वाक्य में जो भर है वो दिन का संबंध किससे जोड़ रहा है, घूमने से जोड़ रहा है। संबंध बोधक के भेद यानी संबंध बोधक अवयव के भेद आप यहाँ पे देख सकते हो। संबंध बोधक अवयव के भेद, संबंध बोधक अवयव यानी संबंध बोधक अवयव जो संज्ञा की विभक्ति के बाद आते हैं या उनके पीछे आते हैं। दूसरा है अनुबंध संबंध बोधक अवयव, ऐसे संबंध बोधक अवयव जो संज्ञा की विकृति के रूप के बाद आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, इनके उदाहरण दे रखे हैं। यानी व्युत्पत्ति के अनुसार संबंध बोधक अवयव के दो भेद क्या है। मूल संबंध बोधक अवयव इतना डीपली भी नहीं पूछता है, तो आप बस इनका ध्यान रख लेना थोड़ा सा इनके उदाहरणों का, तो आपका यहाँ पे जो ये काम होगा ये बन जाएगा। मूल संबंध बोधक अवयव बिना पूर्वक पर्यत यहाँ पे, जबकि दूसरा है यौगिक संबंध बोधक अवयव यानी कि संज्ञा से, अपेक्षा, मार्फत, लेफे, पलटे। भाई इनको याद करने में कठिनाई हो रही होगी, भाई मैं भी मानता हूँ इस बात को, क्योंकि ये शब्द कुछ ऐसे ही दे रखे हैं, बहुत ज़्यादा डीप में दे रखे हैं इस बुक में, बट इतना डीपली एक बार ही पूछा गया है, इतना डीपली भी नहीं पूछा गया है। वो 2022 वाले एग्जाम में पूछा गया था इनको, और वो भी 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं, यानी जो ग्रामर के पोर्शन है उनसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। जैसे विशेषण, उल्टा, ऐसा, तुल्य, समान, योग्य, और क्रिया से संबंधवाचक, कर, जानने, ये आप उदाहरण यहाँ पे देख सकते हो। अर्थ के अनुसार संबंधवाचक अवयव के कितने भेद हैं भाई, 13 भेद हैं। भाई एक बार आंखों से आगे से निकाल जाना भेद, आपको वहाँ पे आपकी किस्मत खराब हो तो क्वेश्चन मिल जाए, नहीं मिलेगा। जैसे कालवाचक, दिशावाचक, हेतुवाचक, यहाँ पे व्यतिरेक वाचक, सादृश्यवाचक, साहचर्यवाचक, तुलनावाचक, संग्रहवाचक, विरोधवाचक, विनिमयवाचक, विषयवाचक, साधनवाचक और स्थानवाचक, ये सभी क्या है, अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अवयव के भेद हैं। नेक्स्ट अवयव है समुच्चय बोधक अवयव। तो ऐसे अवयव जो 2 शब्दों अथवा 2 वाक्यों को जोड़ते हैं समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। जैसे मैं आया और वह चला गया, यानी और क्या कर रहा है, यहाँ पे 2 शब्दों को जोड़ रहा है। मैं रुका और वो भाग गया, तो और क्या है वो, और आया यहाँ पे समुच्चय बोधक अवयव। समुच्चय बोधक अवयव के यहाँ पे 2 भेद दे रखे हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक, आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव क्या है, मुख्य वाक्य जोड़ने में सहायक पद, अर्थात जिन अवयव या पदों के द्वारा मुख्य वाक्य को जोड़ा जाता है उसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। जबकि यहाँ पे व्यधिकरण समुच्चय बोधक क्या है, जिन अवयवों या पदों के मेल से मुख्य वाक्य में एक या अधिक आश्रित वाक्य जोड़ते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव के उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो संयोजक, संयोजक में क्या होता है, एवं, तथा, और। विभाजक में क्या होता है, वह, अथवा, या, कि, वह, चाहे। विरोधाभास में क्या होता है, किंतु, वरन, वरन, मगर, अगर। और जबकि परिणाम में क्या होता है, अतएव, इसलिए। यहाँ पे उदाहरण तो नहीं दे रखा है इनका। यहाँ पे व्यधिकरण में क्या दे रखा है, व्यधिकरण के भी 4 भेद दे रखे हैं, कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक, स्वरूपवाचक। यहाँ पे आप देख सकते हो उनके उदाहरण। कारणवाचक में चूंकि, इसलिए, उद्देश्यवाचक में की, जो की, संकेतवाचक में यदि, तो, सो, जो, और स्वरूपवाचक में अर्थात और यानी। अब आपका बचा है लास्ट यहाँ पे अवयव, जो 4th अवयव है जिसका टाइप है विस्मयादिबोधक अवयव। विस्मयादिबोधक अवयव में क्या होता है, जिसमें हर्ष, आश्चर्य और शोक के भाव प्रकट होते हैं। तो कोई बोलता नहीं अरे तुम कहाँ गए थे, तो यानी कि अरे तुमने क्या देखा, तो या जो अरे है उसके आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह है, जो डंडे के नीचे डॉट लगा हुआ है वो विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रकट करता है। तो आप यहाँ पे जो भी शब्द देखो तो वो क्या होगा, विस्मयादिबोधक अवयव होगा। तो यहाँ पे कुछ भेद दे रखे हैं विस्मयादिबोधक के, जिसमें
हर्षबोधक, आश्चर्यबोधक, स्वीकारबोधक, तिरस्कार, शोकबोधक, अनुमोदन बोधक और संबंध बोधक। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनके जो यहाँ पे दे रखे हैं, आश्चर्य, आश्चर्य मतलब हे, ओ, क्या। स्वीकार मतलब जी हाँ, हाँ जी, बहुत अच्छा। तिरस्कार बोधक चुप, अरे हट। शोक बोधक आ है, हाँ, त्राही त्राही। अनुमोदन बोधक वाह वाह, अच्छा, ठीक है, हाँ। संबंध बोधक अरे, रे, अहो, हे, अजी। इन सभी के आदक संबंध बोधक चिन्ह यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। और यहाँ पे क्या दे रखा है कि एसएससी जीडी में विविध प्रश्न हैं आए हुए। इन सभी प्रश्नों को हमने बता ही दिया, वापस बता रहे हैं कि जितने भी 16 टॉपिक हैं इन सभी को कंपाइल करके एक वीडियो में डाल देंगे जब भी ये सीरीज यानी कि जो 10th वीडियो आएगी या उसके बीच में जब भी टाइम मिलता है। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अभी टाइम बचा हुआ है तो हम क्या करते हैं, 2-3 गद्यांश का सॉल्यूशन करते हैं। जीडी में जो गद्यांश आता है वो रिक्त स्थान के रूप में आता है, यानी कि गद्यांश दे दिया गया है और वहाँ पे आपको डॉट डॉट करके छोड़ दिया जाता है, वहाँ पे आपको इनको भरना होता है। तो आज यहाँ पे गद्यांश है, जितने भी गद्यांश होंगे 2, 3, 4 बस इतने ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, चाहिए वीडियो छोटी बन जाए 1 घंटे से। तो यहाँ पे गद्यांश है, गद्यांश नंबर 45। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध हैं और मनुष्य की खालिस्तान विशेषता है। तो यानी पहले में क्या आना चाहिए, आप इसको करो तो ये क्या है, मनुष्य की स्वभावगत विशेषता है। और आगे दे रखा है उसका डॉट 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 होना, उसका क्या होना, मनुष्य का क्या होना। मनुष्य क्या है, मनुष्य संकेतक है, संपादक है, बिक्री है, जिज्ञासु है। मनुष्य क्या है, मनुष्य जिज्ञासु है। तो यहाँ पे आंसर होगा मनुष्य जिज्ञासु है। रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातःकाल उठता है तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का डॉट 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 क्या होता है, जानने क्या होता है, मनुष्य क्या जानने का इच्छुक होता है। तो शायद इसका क्या है, हाँ, तो यहाँ पे इच्छुक नहीं है, तो यहाँ जानने का अनुभव नहीं, जानने की खबर ये भी नहीं होगा, जानने की प्रतीक्षा ये देखते हैं, और जानने का प्रयास, यानी कि यहाँ पे क्या चल रहा है, जानने का प्रयास। तो मनुष्य क्या करता है, जानने का प्रयास करता है, जानने का प्रयास करता है। चाय की खालिस्तान के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह खालिस्तान का सहारा लेता है। यानी चाय की क्या लेता है, चाय की क्या लेता है, वो यहाँ पे देखिए रेगिस्तान में क्या है, चाय की चुस्कियाँ, क्योंकि बर्तन, चाय का बर्तन थोड़ी लेगा, चाय के कपड़े थोड़ी, चाय के टुकड़े थोड़ी, तो चाय की चुस्कियाँ लेता है। और वह जानने के लिए किसका सहारा लेता है, यहाँ पे जो 5 नंबर है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, वह जानने के लिए खेलों, गानों, फिल्मों, हाँ, वो जानने के लिए समाचार पत्रों का सहारा लेता है। तो ये एक गद्यांश कंप्लीट हुआ, इसको 2-3 मिनट लगे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम और भी गद्यांश यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट गद्यांश पे चलते हैं, जो आज का यहाँ पे गद्यांश नंबर 2 है और बुक का गद्यांश नंबर 44 यानी 44 है। तो यहाँ पे दे रखा है, गद्यांश में क्या बता रहा है, मनुष्य की पहचान उसके आचरण और खालिस्तान से होती है। आचरण और क्या, और किससे होती है, उनके मित्रों से नहीं। मनुष्य की पहचान परिवार से, हाँ इसको मान सकते हैं एक बार के लिए, परमार्थ से नहीं, परमार्थ नहीं, व्यवहार से। तो मनुष्य की पहचान किससे होती है, उसके आचरण और व्यवहार से होती है। नेक्स्ट है कि सात्विक व्यवहार तथा धर्म नीति आदि की खालिस्तान से किया जाने वाला अच्छा और शुभाचरण सदाचार है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेकंड में क्या है, नीति और आदि की, यहाँ पे देखिए संपत्ति नहीं, नीति और आदि की संपत्ति नहीं, सृष्टि भी नहीं, कमी भी नहीं होती है, दृष्टि, नीति की क्या होती है, दृष्टि होती है मनुष्य की, तभी उसका आचरण सही से पहचाना जाता है। तो नेक्स्ट है, इसके ठीक खालिस्तान भ्रष्टाचार होता है। यानी कि एक तरफ तो नीति है और दूसरी तरफ क्या है, भ्रष्टाचार। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसके विपरीत क्या होगा, विपरीत। यहाँ पे शब्द क्या होगा, विपरीत। यहाँ पे साथ नहीं होगा, मिली नहीं होगा, अच्छी, क्योंकि यहाँ पे जो अलग अलग विलोम, यहाँ पे विलोम शब्द का भी यूज किया जा सकता था, इसके ठीक विलोम भ्रष्टाचार होता है। तो यहाँ पे विपरीत दे रखा है, तो सदाचार के ठीक विपरीत क्या होता है, भ्रष्टाचार, जो मनुष्य का दूषित और खालिस्तान आचरण करता है। मनुष्य का दूषित और कौन सा आचरण करता है, तो यहाँ पे सम्मानीय नहीं, द्विवश नहीं, परमार्थ नहीं,
वहाँ पे दूषित और मतलब दूषित के साथ क्या होगा, जो बुरा वाक्य होगा, जो निंदनीय आचरण करता है। यहाँ पे आंसर होगा निंदनीय। आप शब्दों को पहचानो। आप जितनी ज़्यादा अच्छी हिंदी बोल सकते हो या पढ़ सकते हो या समझ सकते हो, तभी इनको आसानी से कर पाओगे। इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे लास्ट पॉइंट दे रखा है कि आचरण करता है, वह भ्रष्टाचारी कहलाता है। भ्रष्टाचार एक प्रकार का खालिस्तान विकार है। कैसा विकार है भ्रष्टाचार? आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। भ्रष्टाचार व्यवहारिक विचार है, नहीं, व्यवहार से तो कोई नहीं करता है, भ्रष्टाचार कोई भी बन सकता है। स्वस्थ यानी शरीर वाला भी नहीं है। पारिवारिक, कोई पीढ़ी दर पीढ़ी भ्रष्टाचारी नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भ्रष्टाचार एक मानसिक टाइप का क्या है, आदमी मन से ही क्या करता है, भ्रष्टाचार फैलाता है। तो मानसिक व्यवहार है। तो चलिए एक और सोल्व करते हैं गद्यांश को। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने एक और गद्यांश लिया है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है लेखक कि आम एक ऐसा फल है, आम के बारे में गद्यांश है जिसमें रिक्त स्थानों को भरना है। आम एक ऐसा फल है जो बच्चों को नहीं बड़ों को भी खालिस्तान है। यानी कि यहाँ पे क्या दे रखा है, आम क्या है, छोटे भी क्या करते हैं इसको पसंद और बच्चे भी क्या करते हैं इसको पसंद। तो आप यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे पसंद होगा, क्योंकि आम तो हमको भी प्रिय है, आपको भी प्रिय है, इसलिए इसे फलों का राजा कहते हैं। इसकी बहुत सी खालिस्तान होती हैं। यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी बहुत सी लाभ, पेड़, बातें। यहाँ पे पेड़ भी हो सकता है, बातें भी हो सकती है आम की, किस्में भी हो सकते हैं, बहुत से लाभ और लाभ भी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वाक्य को देखना है। बहुत सी क्या होती हैं, यहाँ पे आप देखिए इसकी बहुत सी खालिस्तान होती हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही क्या है, स्वास्थ्य के लिए क्या है, लाभदायक है या बेकार है। तो आपको यहाँ पे देखना, और यहाँ पे बहुत सी क्या है, आप यहाँ पे देखिए बहुत सी किस्में, यानी किस्म बता रहे हैं। आम के कई टाइप होते हैं, जैसे बोलते हैं देसी आम, कमली आम। कमली आम जो मोटा आम होता है, देसी आम क्या होता है, बिल्कुल पतला सा होता है, बट वो मीठा होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि नेक्स्ट है कि आम क्या होता है, लाभदायक होता है। अभी आपको यहाँ पे पढ़ के बताया कि आम, हाँ, इसका अचार डाला जाता है जिसका सब बहुत वर्षों तक खालिस्तान करते हैं। बहुत वर्षों तक क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं या खाते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, बहुत वर्षों तक सेवन करते हैं। यहाँ पे सेवन दे रखा है या प्रयोग दे रखा तो प्रयोग होता। नेक्स्ट है दूध के साथ इसका रस निकालकर पिया जाता है। यद्यपि बागों से आम तोड़कर खाना चोरी होता है, पर बच्चों के लिए खेल है, मनोरंजन का खालिस्तान है। मनोरंजन का क्या है, साधन। तो आप यहाँ पे साधन देखिए, साधन है क्या है, हाँ, यहाँ पे साधन दे रखा है। तो यह है मनोरंजन का साधन है आम तोड़कर चुराना। तो चलिए इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, और इतना ही रिवीजन काफ़ी है। और यदि नेक्स्ट क्लासों में जितनी होंगी तो इनको हम 10 की बजाय 9 क्लासों में फिनिश करने का कोशिश करेंगे। और जो 10वां बड़ा लेक्चर आएगा वो PYQ आएगा, यानी कि बड़ी क्लास होगी। जितने भी PYQ ऐसे GD में पूछे जा चुके हैं उन सभी को कंपाइलेशन करके देंगे। तो यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपको रोज़ अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू।